हेलो एंड वेलकम बैक डियर फेल्कोनिस्ट इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फेल्का नर्सिंग क्लासेस। फार्माकोलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग द ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी द ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सो एसएनएस ड्रग्स। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जो सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन है वो ट्रांसमिट कैसे होती है। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे दो न्यूरॉन्स, वन इज द presynaptic neuron and another is the postsynaptic neuron। देखिए, लाइकवाइज जैसे पैरासिम्पैथेटिक में होता था कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते थे दैट वर द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, बट इन केस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे दैट विल बी द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वन इज द अल्फा रिसेप्टर, अनदर इज द बीटा रिसेप्टर। सो ये जो रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे या तो ये अल्फा रिसेप्टर होंगे या फिर बीटा रिसेप्टर होंगे। और जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज द नॉरएपिनेफ्रिन। तो होता क्या है कि जब यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होती है और वी कैन सी कि एक नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ वेसिकल से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है, दैट गेट्स बाइंड टू इट इज द रिसेप्टर्स। देन आफ्टर दैट क्या होता है कि ये जो नॉन एपिनेफ्रिन है लाइकवाइज के जैसे एसिटाइलकोलिन में हमने देखा उसका ब्रेक डाउन होता है, तो नॉर एपिनेफ्रिन का भी ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये जो नॉर एपिनेफ्रिन का ब्रेक डाउन होता है कौन करवाता है, दैट इज द मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। नाउ देखिए, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज ये जो है दीज नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर डोपामाइन, इनको बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मोनो एमाइनस। इनको मोनो एमाइनस भी बोलते हैं और कॉमनली हम इनको बोलते हैं कैटेकोलामाइनस। कैटेकोलामाइनस और दिस मोनो एमाइनस। ये कैटेकोलामाइनस कहाँ से हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उसका जो इनर लेयर होता है ऑफ दिस एड्रेनल ग्लैंड दैट इज द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला से निकलते हैं कैटेकोलामाइनस और मोनोएमाइनस। अब जो हार्मोन इनको ब्रेक डाउन करता है आफ्टर द न्यूरोट्रांसमिशन दैट इज द मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। नाउ अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिस पेशेंट को क्या होता है वो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पे होता है, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं माउस, ठीक है। सो वैसे पेशेंट में क्या होता है कि ये जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज है ये इनहिबिट होता है बिकॉज ऑफ दीज फूड्स। कौन से फूड्स होते हैं वो, दीज आर टायरामिन रिच फूड्स। जो टायरामिन रिच फूड्स होते हैं वो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। अब जब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो है वो इनहिबिट हो जाता है तो यहाँ पे जो कैटेकोलामाइनस है और मोनोएमाइनस है इनका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता है। जब इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो इनकी लेवल जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। दैट वी कॉल एज द चीज रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, चीज रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, और वी कॉल इट एज दिस हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं, इससे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो जो माओ इनहिबिटर्स होते हैं दैट कॉज द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। करवाते कैसे हैं, क्योंकि वो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाता है तो कैटेकोलामाइनस की लेवल्स बढ़ जाती है। तो यहाँ पे फिर जो इंटरवेंशन है या जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। ये तो हुआ कंसेप्ट कि कैसे जो है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वर्क करते हैं और हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप करवाते हैं। नाउ लाइकवाइज इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन हमने वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देखे, उनकी फंक्शंस वगैरह देखी। सो इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। नाउ रिसेप्टर्स का जो है क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जैसे जीपीसीआर रिसेप्टर्स या न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर्स वगैरह वो हमने डिस्कस किए। तो ये जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर जीपीसीआर रिसेप्टर्स, ठीक है, दैट इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब ये जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं दैट कैन बी इधर अल्फा 1 और अल्फा 2, या तो ये अल्फा 1 होंगे या फिर अल्फा 2 होंगे। जो अल्फा 1 होते हैं दीज आर जी क्यू सब टाइप, और ये जो अल्फा 2 होते हैं दीज आर जी आई सब टाइप। अब आपको पता है कि जो जी क्यू सब टाइप के होते हैं वो इंक्रीज करते हैं कैल्शियम लेवल्स को, ठीक है, और जो जी आई सब टाइप होते हैं वो रिड्यूस करते हैं कैल्शियम लेवल्स, ठीक। नाउ
अब अगर यहाँ पे इंक्रीज होते हैं कैल्शियम लेवल्स और यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज होते हैं कैल्शियम लेवल्स। देखिए ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। और वी कैन से कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्री साइनेप्टिक होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूरोनल एंड से, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ पे लेंगे दो न्यूरॉन्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे होते हैं अल्फा 1 और यहाँ पे होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स ना। अब अगर ये उतना इंपॉर्टेंट याद रखना नहीं है, बट यहाँ पे जो है फंक्शन इनकी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि अगर इस क्लास का ड्रग है तो ये कैसे एक्ट कर सकता है। नाउ अगर यहाँ पे ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं तो ये ब्लड वेसल को क्या करेंगे, ब्लड वेसल को इंक्रीज करते हैं लेवल्स ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव। सो ऑब्वियस सी बात है दे विल कॉज द वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी इनसे, ठीक। नाउ सेकंड थिंग इज कि अगर प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, वहां पे भी क्या करेंगे कंस्ट्रिक्शन और वी कैन सी की कंट्रैक्शन करेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की। जो ब्लैडर है, ब्लैडर की स्फिंक्टर, ब्लैडर स्फिंक्टर में भी क्या करेंगे, दे विल कॉज द कंट्रैक्शन, क्योंकि कैल्शियम की लेवल उसको ये इंक्रीज करते हैं। कैल्शियम की लेवल जब इंक्रीज होगी तो देयर विल बी द कंट्रैक्शन। नाउ अब अगर आई की बात करेंगे, जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ये इन केस ऑफ आई क्या करवाते हैं, एज यू नो की जो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होती है उससे क्या होता है, देयर विल बी द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। डायलेशन कैसे होती है प्यूपिल की, दैट इज द प्यूपिलरी डायलेशन। सो जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे दे विल कॉज द प्यूपिलरी डायलेशन। और वी कैन से कि माइड्रेसिस होती है इससे। माइड्रेसिस कैसे होती है, क्योंकि जो रेडियल मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स किसके, ऑफ आइरिस, आइरिस के जो रेडियल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनमें अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कंट्रैक्शन जो है माइड्रेसिस होती है। अगर हम यहाँ पे ये आइरिस लेंगे तो आइरिस के अराउंड क्या होते हैं, दो तरह के मसल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द सर्कुलर मसल्स एंड ये जो होते हैं दीज आर द रेडियल मसल्स, ठीक। जो ये सर्कुलर मसल्स है उन पे एक्ट करते हैं जो ड्रग्स एक्ट करते हैं ऑन द बीएनएस। बिकॉज ऑफ दैट जो प्यूपिल्स है उनमें कंट्रैक्शन होती है। बट जो एसएनएस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो किन पे एक्ट करता है, वो रेडियल मसल्स पे एक्ट करता है। जब रेडियल मसल्स ऑफ इरिस स्टिमुलेट हो जाते हैं तो प्यूपिलरी डायलेशन होती है। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। सो इन नटशेल क्या कहेंगे हम, जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं दे कॉल द माइड्रेसिस और प्यूपिलरी डायलेशन। देन उसके बाद आते हैं जो लिवर है और सिकेल्टल मसल्स, ठीक है। लिवर और सिकेल्टल मसल्स में क्या करते हैं, जब भी लिवर और सिकेल्टल मसल में ये अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं दे कॉज ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस होती है, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। नाउ जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा तो देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया और इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, और they also promote the gluconeogenesis. Now what is gluconeogenesis, that is the formation of that is the glucose neogenesis from non carbohydrate form। जब ग्लूकोज बनेगा प्रोटीन से और फ्रॉम द फैट, that is called as the gluconeogenesis। उससे भी क्या रिजल्ट आएगा, जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो समरी क्या है कि जब अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं दे कॉज द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कैल्शियम। बिकॉज ऑफ दैट जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है तो उसमें कंट्रैक्शन हो जाती है। ब्लैडर जो स्फिंक्टर है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। जो आईज है वहां पे माइड्रेसिस होती है बिकॉज जो रेडियल मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और लिवर और सिकेल्टल मसल में क्या होता है, ग्लूकोजेनोलिसिस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। उसका नेट रिजल्ट क्या आता है, जो ब्लड शुगर लेवल है दैट गेट्स इंक्रीज। देखिए अब एग्जामिनर यही से क्वेश्चन निकाल सकता है कि कोई पेशेंट है, पेशेंट डायबिटीज का है, ऐसे पेशेंट में हम ऐसे ड्रग दे रहे हैं दैट आर अल्फा 1 एगोनिस्ट। तो ऐसे पेशेंट में कौन से चांसेस हो सकते हैं या मॉनिटर क्या करना है, तो जाहिर सी बात है ब्लड शुगर वहां पे रेज हो जाएगा, वहां पे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है। देन देयर कम्स द अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अल्फा 2 रिसेप्टर्स देखिए क्या करते हैं, लाइकवाइज के जब जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं अगर ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो जो ब्लड वेसल्स है उनकी कंट्रैक्शन होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। बट
जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये इम्पल्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जब इम्पल्स रिडक्शन हो जाएगी तो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर विल गेट रिड्यूस। देखिए यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स, अगर बी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना हो देन वी मेक यूज ऑफ अल्फा 1 ड्रग्स। ठीक है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर को कम करना हो तो देन वी मेक यूज ऑफ द अल्फा 2 ड्रग्स। ये अल्फा 2 ड्रग्स कैसे करते हैं, इम्पल्स को जो है इनहिबिट करते हैं, और वी कैन से कि कैसे हम यूज करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ द बीपी। बिकॉज ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन की का जो रिलीज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जो है अल्फा 2 रिसेप्टर्स हम यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये तो हुए अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स। देन कम्स द बीटा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, देखिए ये जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स इंक्रीज करते हैं कैल्शियम को, और अल्फा 2 जो है वो रिड्यूस कर देते हैं कैल्शियम की लेवल्स को। बीटा रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं साइक्लिक एएमपी की लेवल्स को, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट लेवल उसको ये बढ़ा देते हैं। तो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा जो डिफरेंट सब टाइप्स है बीटा रिसेप्टर पे, उन पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, डिपेंड्स की वो जो है रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज द बीटा 1, ठीक है, अनदर इज बीटा 2 एंड द थर्ड वन इज द बीटा 3। इंपॉर्टेंट है तीनों सब टाइप्स रिसेप्टर समझ में आ गए तो जो बाकी ड्रग्स वगैरह है उनको याद रखना जो है मुश्किल नहीं होता ना। बीटा 1 की बात करेंगे, बीटा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेडोमिनेटली हार्ट में होते हैं। ठीक है, हार्ट में होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। याद कैसे रहेगा, हमारे पास जो है एक हार्ट होता है, सो बीटा 1 विल बी इन द हार्ट, राइट ना। एक तो हार्ट में होते हैं, दूसरा जो है किडनीज में होते हैं, किडनीज में बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशली कहाँ पे, जो जेजी सेल्स होते हैं, दैट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वहां पे होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। ठीक, देन वहां पे ये क्या करते हैं, जो जेजी सेल्स होते हैं एज यू नो कि ये सिक्रिएट करवाते हैं रेनिन, और रेनिन का क्या क्या काम होता है, रेनिन जो है इंक्रीज करता है बीपी। सो यहाँ पे ये जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होंगे ये क्या करेंगे, ये रेनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर होगा दैट विल गेट रेज। तो इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्ट, जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में होते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, प्लस जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट से बढ़ जाएगा, प्लस जो कंडक्शन है, कंडक्शन को भी ये इंक्रीज करवाते हैं। देन कम्स द बीटा, ठीक है, जो बीटा 2 होते हैं, बीटा 2 कहाँ पे होते हैं, एक इंडिविजुअल को बीटा 2 डिफरेंट जगह पे होते हैं। ठीक है, जैसे M2 रिसेप्टर जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी में इन केस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लाइकवाइज जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं इनकी भी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बट ये जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं अगर ये स्मूथ मसल्स में है वहां पे ये रिलैक्सेशन करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी बॉडी में स्मूथ मसल होगी, जैसे ब्लड वेसल्स में होगी या ब्रोंकाई वगैरह में होगी या यूट्रस में होगी, तो वहां पे ये जो बीटा 2 है, बीटा 2 स्टिमुलेशन से क्या होगी, देयर विल बी द रिलैक्सेशन। नाउ अगर ये कार्डियक में है और सिकेल्टल मसल में है बीटा 2 रिसेप्टर्स, तो वहां पे करेंगे कंट्रैक्शन, वहां पे करेंगे कंट्रैक्शन। नाउ स्मूथ मसल्स में क्या करवाता है, रिलैक्सेशन करवाता है। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है, हमें ब्लड वेसल्स में होती है। सो ऑब्वियसली जब बीटा 2 स्टिमुलेट हो जाएंगे तो दे विल कॉज वेजोडाइलेशन। ठीक है, देन अगर ब्रोंकाई में बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो दे विल कॉज ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक, देन अगर यूट्रस में बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो दे विल कॉज यूटराइन रिलैक्सेशन। देखिए दैट इज द रीजन कि जब हमें ब्लड प्रेशर रिडक्शन करवानी हो बीटा 2 एगोनिस्ट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें ब्रोंकोडाइलेशन करवानी हो बीटा 2 एगोनिस्ट्स हम यूज करते हैं लाइक सॉल्बेटामॉल वगैरह। जब हमें यूटराइन रिलैक्सेशन करवानी हो, टोकोलिसिस करवानी हो, ठीक है, जैसे प्रीमैच्योर लेबर में हम यूज करते हैं सॉल्बेटामॉल वगैरह, तो वो क्या करता है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, यूट्रस की रिलैक्सेशन करवाता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उससे क्या होता है, जो लेबर है इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं होती है और यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होते हैं। ठीक, लाइकवाइज के ये जो जैसे अल्फा 1 जो है, अल्फा 1 जब स्टिमुलेट होते थे दे कॉज इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है,
सो इनसे भी क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाएगा और वी कैन से कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा ना। अब यहाँ पे कोई पेशेंट है, पेशेंट को बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं, या से पेशेंट डायबिटीज का भी है, तो उसमें क्या करनी है, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाती है। देन कम्स द बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 1 हो गया हमारा, बीटा 2 हो गया हमारा। तो बीटा 3 रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? ये जो बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 3 रिसेप्टर्स दो ही जगह पे होते हैं बॉडी। एक तो होते हैं ब्लैडर में, ठीक है, ब्लैडर में होते हैं। सेकंड इज द एडिपोसाइटस, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेडोमिनेंटली होते हैं, फैट सेल दैट आर द एडिपोसाइटस, वहां पे होते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स। और जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर में होते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स। यहाँ पे भी क्या काम करता है, ब्लैडर में ये रिलैक्सेशन करवाते हैं जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, और एडिपोसाइटस में जब बीटा 3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो दे कॉल द लिपोलिसिस, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स और ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स। ये तो हो गए बीटा रिसेप्टर्स। नाउ कमिंग टू द ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं, कितने क्लासेस वगैरह होते हैं, और फंक्शन क्या होती है इन ड्रग्स की। सो जो भी ये ड्रग्स एक्ट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, दे विल बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो ऐसे ड्रग होंगे जो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, सो वी कॉल देम एज एड्रेनर्जिक्स। सो एड्रेनर लाइकवाइज के अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन बढ़ानी हो तो कोलिनर्जिक्स वहां पे यूज करते हैं, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ानी हो तो वहां पे जो ड्रग्स यूज करते हैं दैट ऑफ कॉल्ड एज द एड्रेनर्जिक्स, ठीक है। तो इनके साथ हम पॉजिटिव साइन रखेंगे। पॉजिटिव क्यों रखेंगे? क्योंकि स्टिमुलेट करते हैं एसएनएस को, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को। एड्रेनर्जिक्स भी बोलेंगे इनको, और वी कैन कॉल देम सिंपैथोमिमेटिक्स, ठीक है, सिंपैथोमिमेटिक्स। दैट मीन्स कि ऐसे ड्रग जो मिमेटिक करेंगे, मिमिक्री करेंगे किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन की। जब मिमिक्री करेंगे तो ऑब्वियस की बात है जो इफेक्ट है सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन का वो बढ़ाएंगे। देन सेकंड क्लास का आएगा, दैट विल बी एंटी एड्रेनर्जिकस। एंटी एड्रेनर्जिकस लाइकवाइज जैसे टीएनएस में बोलते थे एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये जो है एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे और रिड्यूस करेंगे। सो दे विल बी आल्सो कॉल्ड एज सिंपैथोलाइटिक्स। दैट मीन्स कि जो ड्रग्स क्या करते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की लिसिस करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की। सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की ब्रेक डाउन जब होगी तो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो ये जो है दो ब्रॉड क्लास है ऑफ दीज ड्रग्स। नाउ अब अगर पहले बात करेंगे एड्रेनर्जिक्स की, ठीक है, एड्रेनर्जिक्स। एड्रेनर्जिक्स क्या है, जो इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को। नाउ दीज विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, या तो ये डायरेक्ट एक्टिंग होगी या इनडायरेक्ट एक्टिंग होगी या मिक्सड होंगे। अगर वहां पे जो है हम क्लासेस वगैरह इनकी याद भी नहीं रखेंगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट कुछ टिपिकल ड्रग है और उनका कुछ टिपिकल यूज है वो हमें अंडर कंसिडरेशन लेंगे। जैसे कौन कौन से क्लासेस है, डायरेक्ट एक्टिंग होंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग होंगे जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है, या फिर ये इनडायरेक्ट एक्टिंग होंगे जैसे हम पीएनएस में देखते थे, ठीक है। सो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होंगे ये भी एक्ट करते हैं इनडायरेक्टली बट ऑन द दीज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। डायरेक्ट एक्टिंग क्या करते हैं, ये बाइंड होते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे और इनकी फंक्शन जो है वो मिमिक करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर पे एक्ट करते हैं। और जो थर्ड क्लास है दैट इज द मिक्सड एक्टिंग, ठीक है। मिक्सड एक्टिंग की क्या फंक्शन होती है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग की होती है वो कंबाइन होती है ना। ये जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं इसमें भी दो क्लासेस होते हैं, ठीक है, दो क्लासेस होते हैं ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग। या तो ये कैटेकोलामाइनस होंगे, कैटेकोलामाइनस होंगे, या फिर नॉन कैटेकोलामाइनस होंगे ना। ये जो कैटेकोलामाइनस होते हैं या तो ये एंडोजिनस होते हैं, एंडोजिनस होते हैं, या फिर ये एक्सोजिनस होते हैं। एंडोजिनस मीन्स ये सिंथेसाइज होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। एक्सोजिनस का मतलब है ये हम बाहर से लेते हैं, ठीक। जैसे एंडोजिनस में क्या आएगा, हमारा एड्रेनलिन आता है, नॉर एड्रेनलिन आता है, ठीक है, डोपामाइन आता है। ये जो तीन है दीज आर एंडोजिनस कैटेकोलामाइनस। दैट मीन्स कि ये बॉडी में सिंथेसिस होते हैं। देन एक्सोजिनस में क्या आता है, जैसे डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन जो है दैट इज द एक्सोजिनस कैटेकोलामाइन, पूछा जा सकता है। एंड सेकंड इज द आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन ये मोस्ट टू इंपॉर्टेंट ड्रग्स है
दैट्स व्हाई कि यही जो आपको जहन में रखने हैं, अदरवाइज देयर आर अनदर एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक है, तो ये तो हो गए डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आते हैं कैटेकोलामाइनस और नॉन कैटेकोला। कैटेकोलामाइनस में हमारे पास आएंगे एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में एग्जाम्पल जो है वो याद रखनी है। देन सेकंड क्लास जो है दैट इज द नॉन कैटेकोलामाइनस। नॉन कैटेकोलामाइनस में हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ये जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिकस, इनमें हमारे दो जो है इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं। वन इज कॉल्ड द एम्फेटामाइन एम्फेटामाइन एंड सेकंड इज कॉल्ड द मिथाइल मिथाइल फेनिडेट मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, अगर क्लास इनका याद नहीं रखेगा रहेगा वो अलग बात है, बट जो इनका यूज है वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो मिक्सड एक्टिंग है इसमें एक ड्रग आपको याद रखना है, दैट इज द एफेड्रीन। एफेड्रीन इसमें याद रखना है इन केस ऑफ द मिक्सड एक्ट। ना यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था कि जो नॉन कैटेकोलामाइनस होते हैं, नॉन कैटेकोलामाइनस में भी या तो अल्फा रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करेंगे या फिर बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे नॉन कैटेकोलामाइनस। पहले हम देखेंगे अल्फा रिसेप्टर्स को कौन से ड्रग्स जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। या तो अल्फा में अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेंगे या फिर अल्फा 2 को ये स्टिमुलेट करेंगे। नाउ अल्फा 1 स्टिमुलेंट्स कौन से होते हैं और अल्फा 2 स्टिमुलेंट्स कौन से होते हैं? जैसे हम लेते हैं फिनाइलेफ्रीन, फिनाइल फिनाइलेफ्रीन फिनाइलेफ्रीन हम यूजुअली कहाँ पे यूज करते हैं? आईसीयूज वगैरह में यूज करते हैं, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो सपोर्ट पे होता है। ठीक है, नॉरेड वगैरह पे होता है, वहां पे फिनाइलेफ्रीन हम यूज करते हैं। देन कम्स द मिडोड्रीन। ठीक, देन जाइलोमेटाजोलिन। जाइलोमेटाजोलिन हम यूजुअली नेजल जो ड्रॉप्स होते हैं उनमें हम यूज कर देते हैं। देन अल्फा टू एगोनिस्ट्स में कौन सा ड्रग आता है हमारे पास? जैसे क्लोनिडीन आता है, देन एप्रोक्लोनिडीन, देन ब्रिमोनिक्लोनिडीन आता है हमारे पास। जो निडीन्स होते हैं दैट आर अल्फा 2 एगोनिस्ट्स। ठीक है, या टीजानिडीन आता है उनके पास। ठीक, ये चार जो है ड्रग टाइप्स ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो एप्रोक्लोनिडीन और ब्रिमोक्लोनिडीन है ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में ये यूज होते हैं। ठीक है, क्लोनिडीन जो होता है ये हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं टू ट्रीट हाइपरटेंशन। क्यों? बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो देन दे कॉज द रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर। सो जो क्लोनिडीन होता है ये हम प्रेजेंट टाइम में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ये वेजोडाइलेशन करवाता है। और ये जो है टिजानिडीन हम यूज करते हैं एज मसल रिलैक्सेंट प्रेजेंट टाइम। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्लोनिडीन इंपॉर्टेंट है, क्लोनिडीन अंडर कंसिडरेशन हमें लेना है। देन कम्स द बीटा रिसेप्टर्स। जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, बीटा रिसेप्टर्स उनमें भी या तो बीटा 2 एगोनिस्ट्स होंगे या फिर बीटा 3 एगोनिस्ट्स होंगे। बीटा 2 एगोनिस्ट्स में हमारे पास कौन कौन सा ड्रग क्लास आता है जो हम यूजुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज करते हैं? बीटा 3 में एक ही ड्रग जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इज मीरा बैकग्राउंड। मीरा बैकग्राउंड जो है दैट इज बीटा 3 एगोनिस्ट। मीरा बैकग्राउंड जो है ये हम यूज कहाँ करते हैं? इन केस ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है दैट इज द मीरा बैकग्राउंड। मीरा बैकग्राउंड इन केस ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर हम यूज करते हैं। और बीटा 2 हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज करते हैं। कितने क्लासेस हैं इसके? सब क्लासेस दैट इज 3। वन इज द साबा, अनदर इज लाबा एंड थर्ड वन जो है दैट इज वी लाबा। नाउ साबा क्या होता है? दैट इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ऐसे इनको डिवाइड करते हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है वन दिस इज 2 to 4 आवर्स, इनका जो होता है 12 आवर्स होता है और इसका होता है 24 आवर्स। सो जो बीटा एगोनिस्ट है 3 टाइप है इसके, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग। नाउ साबा में क्या आते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में कौन सा ड्रग आता है? जैसे सॉल्बिटामॉल हो गया हमारा, सॉल्बिटामॉल,
देन टर्बिटोलिन हुआ, ये आते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में। शॉर्ट एक्टिंग है तो जाहिर सी बात है अगर एक्यूट अटैक होगा एजमा का तो वहां पे हम ये यूज करते हैं। तो यूज कहाँ होता है इसका? इन केस ऑफ एजमा एंड सीओपीडी, ठीक है। बट इन केस ऑफ द एक्यूट अटैक, अगर एक्यूट अटैक होगा ऑफ दिस एजमा और सीओपीडी, ठीक है, एक्सर्बेशन हुआ है ऑफ सीओपीडी या दिस एक्यूट अटैक है एजमा का, तो वहां पे हम यूज करते हैं शॉर्ट एक्टिंग, दैट इज द सॉल्बेटामोल और टर्बिटोलियम। सो ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनता है ऑफ दिस एजमा अटैक? दैट इज द सॉल्बेटामोल। देन लाबा में क्या आएंगे? लॉन्ग एक्टिंग में, लॉन्ग एक्टिंग में आता है हमारा सॉल्मेट्रॉल, जो एमडीआई मीटर डोज इनहेलर होते हैं उनमें होता है, और फोमिटेरॉल। फोमिटेरॉल देखिए ये जो है लॉन्ग एक्टिंग है, सो जाहिर सी बात है एक्यूट अटैक में है ये हम यूज नहीं करेंगे। तो कहाँ पे यूज होते हैं? यूज कहाँ पे होते हैं? अगर हमें प्रोफाइलैक्सिस पे रखना है पेशेंट को, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एज्मा, हमें लग रहा है कि पेशेंट को इन नियर फ्यूचर एज्मा डेवलप हो सकता है, तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लॉन्ग एक्टिंग यूज करते हैं सॉल्मेट्रॉल और फोमिटेरॉल। या फिर अगर किसी इंडिविजुअल को, अब कोई इंडिविजुअल एज्मा का है और परसिस्टेंटली उसको एज्मा के अटैक्स आ रहे हैं, तो वहां पे परसिस्टेंट एज्मा में हम ये यूज करेंगे। देन थर्ड क्लास जो है दैट इज द वी लाबा, दैट इज वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स। इनमें कौन सा ड्रग आता है? वन इज ओलोडेट्रॉल एंड अनदर जो है दैट इज वेलेंटेरॉल, ठीक है। वीलाबा अगर जहन में भी नहीं रखेंगे कोई मसला नहीं है, बट शॉर्ट एक्टिंग और जो लॉन्ग एक्टिंग है इनका यूज जो है वो हमें जहन में रखना है। तो ये जो है ओलोडेट्रॉल और वेलेंटेरॉल ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ सीओपीडी ओनली। तो जो शॉर्ट एक्टिंग है वो एक्यूट अटैक्स में हम यूज करते हैं, जैसे सॉल्बेटामोल एंड टर्बिटोलिन। जो लॉन्ग एक्टिंग है वो हम प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं, और परसिस्टेंट एज्मा में सॉल्मेट्रॉल और फोमेट्रॉल। कहाँ पे होते हैं? एमडीआई जो होते हैं मीटर डोज इनहेलर्स उनमें ज्यादा ये होते हैं। देन देयर कम्स द वीलाबा, दैट इज ओलोडेट्रॉल एंड वेलेंटेरॉल, ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ सीओपीडी ओनली। नाउ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि ये जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं इनका जो रूट होता है दैट इज इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट इनका होता है एक्सेप्ट टर्बिटोलिन। टर्बिटोलिन जो होता है वो हम सबक्यूटेनियस भी देते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो बीटा एगोनिस्टस होते हैं, और वी कैन से कि ये जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं इनको हम थ्रू इनहेलेशन रूट देते हैं, एक्सेप्ट टर्बिटोलिन जो हम सबक्यूटेनियस भी देते हैं। नाउ लाइकवाइज कि जैसे कैटेकोलामाइनस है, तो कैटेकोलामाइनस में भी क्या होता है? जो कैटेकोलामाइनस है वो हमको इंट्रावेनस और वी कैन से कि पैरेंटरल रूट से ही खाली देते हैं। नाउ देन कम्स द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन ड्रग्स? साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ऐसे ड्रग्स? ठीक, देख अब ये जो ड्रग्स है ये क्या करेंगे? जो स्केलेटल मसल्स है और कार्डियक मसल्स, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स को क्या करते हैं? दीज बीटा रिसेप्टर ये इनकी कंट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, सो देयर विल बी द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल एंड दीज कार्डियक मसल्स। अब स्केलेटल और कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शन अगर हो गई तो जो बीटा एगोनिस्ट्स है ये पैल्पिटेशन करवाएंगे। पैल्पिटेशन क्यों करवाएंगे? क्योंकि कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शन करवाते हैं। देन दे विल कॉज ट्रूमर्स। ट्रूमर्स क्यों करवाएंगे? क्योंकि स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है। देन ग्लूकोजेनोलिसिस बढ़ाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाते हैं, तो दे विल कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होगा इनसे, स्पेशली किन पेशेंट्स में? इन केस ऑफ दोज पेशेंट्स जो ऑलरेडी डायबिटिक थे। प्लस ये करवाते हैं हाइपोकैलेमिया, सेल अपटेक का पोटेशियम बढ़ाते हैं तो हाइपोकैलेमिया करवाते हैं। नाउ नर्सिंग इम्प्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा? नर्सिंग इम्प्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा? नर्सेज रोल क्या बनेगा इन केस ऑफ दीज ड्रग्स? नाउ पैल्पिटेशन करवाते हैं, ठीक है, और सो वहां पे हमें इंपॉर्टेंट क्या है? हमें मॉनिटर करनी है, जिस भी पेशेंट को सॉल्बेटामोल वगैरह देंगे उसको मॉनिटर करनी है हार्ट रेट प्लस पल्स,
ये नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। देन हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज हम चेक करेंगे। देन हाइपोकैलेमिया होता है तो पोटेशियम मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, जिन पेशेंट्स को हम रिपीटेडली ये ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देते हैं ना, तो उनमें जो डेथ है वो स्पेशली बिकॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया होती है। सो सोच समझ के देना चाहिए। ठीक, देन ये तो हुए ऐसे ड्रग्स जो बीटा स्टिमुलेशन को बढ़ाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीटा स्टिमुलेशन के रिलेटेड और बीटा एगोनिस्टिस के रिलेटेड, दैट इज द एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन का जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो डोज वगैरह होता है इन केस ऑफ द एनाफाइलेक्टिक शॉक, कितने एमएल वगैरह देने हैं हमें, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट यहाँ पे एक और जो है क्वेश्चन बनता है वो कंसंट्रेशन पे बनता है। कंसंट्रेशन जो है इसकी वो हम 4 टाइप्स की यूज करते हैं। एक कंसंट्रेशन है 1:1000। ठीक है, जो नेचुरल कंसंट्रेशन आती है इसकी, एक एम्प्यूल जो है इसका एपिनेफ्रिन का, ठीक है, उसमें जो कंसंट्रेशन आती है दैट इज 1:1000। जब हमें आईएम देना हो और सबक्यूटेनियस देना हो और एंडोट्रैकियल रूट से देना हो, वहां पे हम 1:1000 कंसंट्रेशन यूज करते हैं। देन 1:10,000 कंसंट्रेशन जब ये हमें आईवी देना हो, इंट्राकार्डियक देना हो या इंट्रा ऑसियस देना हो, वहां पे हम 1:1000 कंसंट्रेशन यूज करते हैं। ठीक, देन अगर हम 1:1 लाख कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो ये हम फॉर लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं। लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन, जब हमें लोकली वेजो कंस्ट्रक्शन करवानी हो तब हम 1:1 लाख कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। कब हमें वेजो कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी? जब हमें ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना हो। सो फॉर स्टॉपिंग ब्लीडिंग 1:1 लाख कंसंट्रेशन हम यूज, 1:10,000 क्यों नहीं करेंगे, 1:1000 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने ज्यादा कंसंट्रेशन में यूज किया तो यहाँ पे चांसेस ऑफ नेक्रोसिस है। दैट इज वाई हम 1:1 लाख कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। देन 1:2 लाख कंसंट्रेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? अगर हमें ये एज लोकल एनेस्थीसिया के साथ यूज किया है। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया जब हम एज एडजुवेंट ड्रग हम यूज करते हैं, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। ठीक है, फॉर लोकल एनेस्थेटिक पर्पस हम, या हमें कोई लोकल प्रोसीजर करना है, वहां पे हम ये यूज करते हैं एज लोकल एनेस्थीसिया। और किस कंसंट्रेशन में? 1:2 लाख। जैसे डेंटल सर्जरीज वगैरह हमें करनी हो वहां पे हम 1:2 लाख करते हैं। सो 1:1000 आई एम सबक्यूटेनियस और एंडोट्रेकियल रूट से अगर देना हो, 1:1000 हमें आईवी इंट्राकार्डिक और इंट्राओसियस, 1:1 लाख लोकली। हम अगर हमें ब्लीडिंग स्टॉप करनी हो 1:2 लाख जब हम ये एज लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। सो ये तो हुआ adrenergics का, that is the drugs that promote the sympathetic nerve stimulation. Now the anti-adrenergics जो sympathetic stimulation को inhibit करेंगे, we call them as anti-adrenergics, और these are sympathetic blockers और adrenergic blockers. Now या तो ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, या फिर बीटा रिसेप्टर्स को करेंगे ना। ये जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं या तो ये नॉन सिलेक्टिव होंगे, दैट इज नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि ये ब्लॉक करेंगे बोथ बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर्स को, अल्फा में भी, अल्फा 1 भी और अल्फा 2 में भी। ठीक, देन कम्स द सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या करेंगे? ये ब्लॉक करेंगे या तो अल्फा 1 रिसेप्टर को या फिर अल्फा 2 रिसेप्टर। ये जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं, नॉन सिलेक्टिव या तो ये रिवर्सिबल होते हैं या फिर ये इरिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे क्लास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ड्रग एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ड्रग एग्जाम्पल जब हमें याद रहेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि किस कंडीशन के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। रिवर्सिबल में क्या आता है? जैसे पेंटोलामाइन। पेंटोलामाइन हम कहाँ पे यूज करते हैं? अगर नेक्रोसिस हुई होगी बिकॉज ऑफ द ड्रग, जैसे नॉरएड्रेनालिन से नेक्रोसिस होती है अगर उसकी एक्स्ट्रावाइजेशन हो जाएगी, और वी कैन से कि अगर वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला जाता है तो उससे नेक्रोसिस होती है, वहां पे हम फेंटोलामाइन यूज करते हैं। या फिर फेनेटोइन से भी एक्स्ट्रावाइजेशन होती है,
वहां पे भी हम पेंटोलामाइन का यूज करते हैं। देन देयर कम्स अनदर ड्रग दैट इज द टोलाजोलिन। ठीक है, टोलाजोलिन जो है दैट इज रिवर्सिबल नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, पेंटोलामाइन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक ही एग्जांपल याद रख सकते हो। देन कम्स द इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में जो है हमें एक ड्रग याद रखना है दैट इज द फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो हम फॉर वेजोडाइलेटरी पर्पज यूज करते हैं, सो हाइपरटेंशन में यूज करेंगे फिनॉक्सीबेंजामीन। देन अगर हमें जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उसकी डायलेशन करवानी है, वहां पे हम ये यूज करते हैं। कब हमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की डायलेशन करनी होती है? इन केस ऑफ द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। सो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में फिनॉक्सीबेंजामीन हम यूज करते हैं। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स में कौन सा ड्रग आएगा? इसमें भी दो क्लासेस होते हैं। ठीक है, वन इज द अल्फा 1 ब्लॉकर एंड अल्फा 2 ब्लॉकर। अल्फा 2 ब्लॉकर में जो है, अल्फा 2 ब्लॉकर अगर हम याद भी नहीं रखेंगे कोई बात नहीं है, बट अल्फा 1 ब्लॉकर हमें अंडर कंसिडरेशन लेने हैं। इसमें कौन से आते हैं? जो भी जोसिनस आते हैं दैट आर अल्फा 1 ब्लॉकर्स, जैसे प्राजोसिन हो गया, देन टेराजोसिन हो गया, देन डॉक्साजोसिन हो गया। जो जोसिनस होते हैं दैट आर अल्फा 1 ब्लॉकर्स। अल्फा 2 ब्लॉकर्स में कौन सा ड्रग आता है? मोस्ट कॉमनली जो हमें जहन में रखना है दैट इज यूहिम्बीन। यूहिम्बीन जो होता है वो हमें अल्फा 2 ब्लॉकर्स में याद रखना है। ठीक, देन इसमें आते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, या फिर इसमें आता है टेम्सुलिन और टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन जो होता है, टेम्सुलोसिन हम मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। ना देखिए, जो प्राजोसिन है, प्राजोसिन ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर स्कॉर्पियन बाइट। अगर स्कॉर्पियन बाइट हुई है, ठीक है, तो वहां पे जो है ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर स्कॉर्पियन बाइट इज प्राजोसिन। सो प्राइज फॉर स्कॉर्पियन बाइट। नाउ देखिए, सिल्डोसिन भी आता है किसमें? अल्फा 1 ब्लॉकर्स में। अगर कोई इंडिविजुअल को है बीपीएच विथ हाइपरटेंशन, देखिए जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। अब अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है एसोसिएटेड, तो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी इनकी। क्यों? क्योंकि बीपीएच जो है उसके भी सिम्टम्स ये रिलीव करेंगे, एंड साइड बाय साइड जो है ये ब्लड प्रेशर को भी जो है रिड्यूस करेंगे। बिकॉज जब अल्फा रिसेप्टर्स जो है इनहिबिट होंगे तो वेजोडाइलेशन होगी और ब्लड प्रेशर जो है दैट विल गेट रिड्यूस। ठीक है, तो जो डॉक्साजोसिन है, डॉक्साजोसिन हम यूजुअली तब यूज करते हैं जब इंडिविजुअल को बीपीएच होगा अलोंग विद हाइपरटेंशन। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए पेशेंट हैविंग बीपीएच विद हाइपरटेंशन, दैट विल बी द डॉक्साजोसिन। ठीक है, तो डॉक्साजोसिन वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकर्स। अल्फा 1 ब्लॉकर्स में इतना याद रखना है, जो जो ये जोसिनस वगैरह होते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, वो हम बीपीएच में यूज करते हैं। प्रोजोसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस पर स्कॉर्पियन बाइट बनता है, और डॉक्साजोसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर बीपीएच विद हाइपरटेंशन। देन कम्स द बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, इनमें आते हैं हमें 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ठीक, अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा, बट सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन हमें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड जनरेशन होते हैं दैट आर कार्डियो सिलेक्टिव। ठीक है, दैट आर स्पेसिफिक टू हार्ट। जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं दैट आर नॉन कार्डियो सिलेक्टिव। नॉन कार्डियो सिलेक्टिव, देखिए कार्डियो सिलेक्टिव क्या होता है कि जो हार्ट पे रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं। जो नॉन कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं ये दोनों को इनहिबिट करेंगे, बीटा 1 भी और बीटा 2 भी। थर्ड जनरेशन में क्या आते हैं? इसमें जो आते हैं वेजोडाइलेटरी होते हैं, वेजोडाइलेशन करवाते हैं, एंड प्लस इनमें आते हैं कार्डियो सिलेक्टिव भी
प्लस नॉन कार्डियो सिलेक्टिव भी, ठीक है। सो जो थर्ड जनरेशन होते हैं ये मिक्सड होते हैं, बट इनका क्या सीन होता है, ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक। थर्ड जनरेशन में एक ही ड्रग याद रखना है, वो हम बोलेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। देन देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट को है एजमा प्लस पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, ठीक है ना। अब अगर कोई हम इसको बीटा ब्लॉक कर देंगे, दैट विल बी नॉन कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है। तो नॉन कार्डियो सिलेक्टिव क्या करेगा, बीटा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी इनहिबिट करेगा। जब बीटा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे तो बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं, तो वहां पे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी तो एजमा वाले पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्स हो जाएगी। सो इन केस ऑफ एजमा, जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा और एजमा भी होगा, वहां पे हमें क्या देने हैं, सेकंड जनरेशन देने हैं और कार्डियो सिलेक्टिव देने हैं। प्लस जो सेकंड जनरेशन होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, तो जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं इनके, तो प्रेफर हम सेकंड जनरेशन ही करेंगे। नाउ फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, उनको हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्या आते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में आता है प्रोपेनोलॉल, ठीक। देन देयर कम्स द पिंडोलॉल, देन टीमोलॉल, देन नेडोलॉल, ठीक है। ये आते हैं फर्स्ट जनरेशन में। इसके अलावा भी आते हैं जैसे जैसे ऑक्सप्रेनोलॉल आता है या पेनबिटोलॉल आता है, ठीक है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेकंड जनरेशन में क्या आता है, मोस्ट कॉमन इज मेटप्रोलॉल, मेटप्रोलॉल। सो अगर पेशेंट को एजमा होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, वहां पे हम मेटप्रोलॉल देंगे, ठीक है। देन एस्मोलॉल इसमें याद रखना है, देन एटिनोलॉल इसमें याद रखना है, ठीक। ये तीन याद रखेंगे सफिशिएंट है। देन थर्ड जनरेशन में क्या आते हैं, थर्ड जनरेशन में आता है जैसे लेबिटोलॉल हुआ हमारा, लेबिटोलॉल जो है दैट इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और थर्ड जनरेशन में आता है। सो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को भी कम करेगा, जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स है वो भी डेवलप हो जाएंगे इससे, और वेजोडाइलेशन भी करेगा। सो इट विल एक्ट ऑन बोथ, बीटा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेगा और अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेगा। और कार्बिडायोल आता है इसमें एंड नेबिवेलोल आता है इसमें। सो ये तो हुए ये तीन क्लासेस। अब इनमें ज्यादा ध्यान किन पे देना है, तीन ड्रग्स पे। वन इज द नेडोलॉल, सेकंड इज द एस्मोलॉल एंड थर्ड वन इज नेबिवेलोल। देखिए, नेडोलॉल को याद क्यों रखना है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। सो सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर जो है दैट इज द नेडोलॉल। देन जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है दैट इज एस्मोलॉल। एस्मोलॉल क्या बनता है, दैट इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग। और ये जो है नेबेवालॉल, नेबेवालॉल इज मोस्ट कार्डियो सिलेक्टिव, मोस्ट कार्डियो सिलेक्टिव, क्योंकि थर्ड जनरेशन में दोनों आते हैं, नॉन कार्डियक सिलेक्टिव भी और कार्डियो सिलेक्टिव भी। और सबसे ज्यादा कार्डियो सिलेक्टिव जो है दैट इज द नेबेवालॉल। नेबेवालॉल कार्डियो सिलेक्टिव भी है और वेजोडाइलेटरी भी है। ये तो हो गए बीटा ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड जनरेशन, दैट इज द, और थर्ड जनरेशन में भी कार्डियो सिलेक्टिव आते हैं और सेकंड जनरेशन तो सारे कार्डियो सिलेक्टिव ही है। अब याद कैसे रखेंगे इनको, कार्डियो सिलेक्टिव, क्योंकि कार्डियो सिलेक्टिव जो है उनसे क्वेश्चन बनेगा। सो याद ऐसे रखेंगे हम, माई बीटा वंस, ठीक है, माई बीटा वंस। एम मीनस मेटप्रोलॉल, देन माई बीटा, बी मीनस बीटा जेलॉल, देन बी के साथ एक और ड्रग आता है दैट इज बिसोप्रोलॉल, देन ई मीनस एस्मोलॉल, देन ए मीनस एटिनोलॉल, देन एन मीनस, ठीक है, वो साइलेंट है, नेबिवेलॉल, देन सी मीनस, सी इज कैविप्रोलॉल। ये जो ड्रग्स है कार्डियो सिलेक्टिव, ये हम ऐसे पेशेंट में यूज करेंगे जिसको एजमा भी होगा प्लस हाइपरटेंशन भी होगा। याद कैसे रहेंगे, माई बीटा वन दैट इज मेटप्रोलॉल, बेटाजोलॉल, बिस्प्रोलॉल, एस्मोलॉल, एटनोलॉल, नेबिवोलॉल एंड कैविप्रोलॉल। ये तो हो गए बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है।
अब यूज कहाँ पे होते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स? देखिए बीटा ब्लॉकर जो है ब्लड वेसल में क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है, जो स्पेशली नॉन सेलेक्टिव। अब ब्रोंकोडाइलेशन अगर करवाते हैं तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, सो हम ये हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। हाइपरटेंशन में भी किस एज ग्रुप में, अगर यंग पेशेंट उसको, अगर कोई यंग पेशेंट होगा उसमें हाइपरटेंशन होगा तो वहां पे हम बीटा ब्लॉकर का यूज करते हैं। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन यंग पेशेंट्स इज बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग ऑफ चॉइस बनते हैं फॉर हाइपरटेंशन इन यंग पेशेंट्स। देन देयर कम्स द एरिदीमिया, ठीक है, एरिदीमियाज अगर पेशेंट को होंगे तो एरिदीमियाज में क्या होगा कि जो हार्ट रेट है दैट विल बी एलिवेटेड, ठीक है, और डिस्टर्ब होगी हार्ट रेट, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, ठीक। देन एमआई होगा पेशेंट को, अगर वो हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है वहां पे बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, या क्रॉनिक हार्ट फेलियर है वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स। इन कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हाइपरटेंशन होगा यंग पेशेंट्स में, एरिदीमियाज होंगे या एमआई होगी किसी पेशेंट में, तो यहाँ पे ये जो बीटा ब्लॉकर्स है ये डिक्रीज करते हैं मोर्टेलिटी को। सो ड्रग्स जो हम यूज करते हैं टू डिक्रीज मोर्टेलिटी इन केस ऑफ एमआई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिदीमियाज, और इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इन यंग पेशेंट्स, तो दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स। देन अगर किसी पेशेंट को हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी होगी या आयोटिक डाइसेक्शन हुआ होगा, ठीक है, आयोटिक डाइसेक्शन फॉर हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी और आयोटिक डाइसेक्शन, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस बनते हैं these beta blockers. So drug of choice for hypertrophic cardiomyopathy and aortic dissection are beta blockers. और उनके कुछ मिसलेनियस यूजेस है, जैसे किसी पेशेंट में अगर एसेंशियल ट्रूमर्स होते हैं, ठीक है, एसेंशियल ट्रूमर्स अगर किसी पेशेंट में होंगे, ठीक, या फिर माइग्रेन है किसी पेशेंट को होने वाला है फॉर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के लिए या एसेंशियल ट्रूमर्स के लिए वी मेक यूज ऑफ प्रोपेनोलॉल। सो ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनता है फॉर एसेंशियल ट्रूमर्स एंड माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, वो बनता है प्रोपेनोलॉल। ये मिसलेनियस यूजेस है, या ग्लूकोमा में यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। देन अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा किसी पेशेंट, हाइपरथायराइडिज्म में भी हम यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का। क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म ट्रूमर्स होते हैं पेशेंट को या पैल्पिटेशंस होते हैं पेशेंट को, वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स। नाउ साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स है बीटा स्टिमुलेशन को जो है रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो हार्ट रेट कम करेंगे, ब्रेडिकार्डिया होगा इससे, ठीक। देन अगर कोई पेशेंट है उसको जो है बीटा ब्लॉकर्स दिए हमने तो कंडक्शन इंपेयर हो सकती है, ठीक है, तो देयर कैन बी कंडक्शन ब्लॉक, ठीक है, और वी कैन से हार्ट ब्लॉक हो सकता है पेशेंट को, कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है। देन इंसोम्निया होता है पेशेंट को, इंसोम्निया बिकॉज ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, या फैटिक जो है एक इंडिविजुअल को फैटिक डेवलप हो सकती है, प्लस देयर कैन ऑकर द हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होता है बिकॉज ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या रहेंगी, पेशेंट को जो है हार्ट रेट मॉनिटर करनी है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर इसका देखना है, ठीक है। देन पेशेंट का जो है ब्लड शुगर जो है वो मॉनिटर में करना है, और हमें देखना है कि पेशेंट जो है एजमा अगर है पेशेंट को तो नॉन सिलेक्टिव हम यूज नहीं करेंगे। ये तो हुआ बीटा ब्लॉकर्स। अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी बीटा ब्लॉकर्स की, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो एंटीडोट क्या बनता है, एंटीडोट इज ग्लूकोगॉन। जैसे एग्जामिनर देगा आपको कि लेबेटालॉल की टॉक्सिसिटी हुई पेशेंट को, तो एंटीडोट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगा, तो वो बनेगा ग्लूकोगॉन। सो ग्लूकोगॉन जो है दैट इज द एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर्स। नाउ अब हम समराइज करेंगे इस एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स और एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को। यहाँ पे हम लेंगे जो हमारा टारगेट आर्गन होगा, ठीक है, टारगेट आर्गन लेंगे, उस पे जो है इम्पैक्ट देखेंगे कौन सा ड्रग जो है वो कौन सा इम्पैक्ट डालता है, तो वहां पे हमें क्या पता चलेगा कि ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह क्या है और इनके एक्चुअल में क्या क्या यूजेस है। जैसे पहले हम बात करेंगे, जैसे पीएनएस में हमने बात की थी ब्रेन की, आई वगैरह की, या लंग्स की, या हार्ट की, वहां पे
लाइकवाइज यहाँ पे भी वैसे ही बात करेंगे। तो ब्रेन में अगर देखें, पीएनएस क्या करता था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन जो है वो, उसमें जब एंटीकोलिनर्जिक देते थे तो कॉग्निशन बढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एड्रेनर्जिक देंगे, ठीक है, एड्रेनर्जिक देंगे एंड एंटी एड्रेनर्जिक देंगे। देखिए अगर एड्रेनर्जिक देंगे पेशेंट को तो क्या होगा, जो ब्रेन है, ब्रेन में स्टिमुलेशन होगी, ठीक है। किस कंडीशन में हमें ब्रेन को स्टिमुलेट करना होता है, इन केस ऑफ ADHD, दैट इज द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, प्लस अगर किसी पेशेंट को नार्कोलेप्सी होगी, ठीक है, नार्कोलेप्सी होगी। नार्कोलेप्सी मीन्स एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग। अगर कोई बंदा दिन में ज्यादा सोता है या किसी बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसका अटेंशन बढ़ाने के लिए हम CNS स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं। CNS स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, दीज आर एड्रेनर्जिक ड्रग्स। कौन से ड्रग आते हैं इसमें, वन इज द मिथाइलफेनिडेट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया इसी लेक्चर में, अनदर इज द एम्फेटामाइन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा फॉर ADHD और नार्कोलेप्सी, दैट इज मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट मेंशन नहीं है, देन वी गो फॉर एम्फेटामाइन। देन सेकंड क्लास जो है दैट इज एंटी एड्रेनर्जिक। एंटी एड्रेनर्जिक क्या होते हैं, ये इनहिबिट करेंगे एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन को इन द ब्रेन, ठीक है। नाउ एज सच तो कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी नहीं है जहां पे हमें ब्रेन की स्टिमुलेशन को इनहिबिट करना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम एंटी एड्रेनर्जिक देंगे तो उनसे क्या होगा, साइड इफेक्ट्स डेवलप होंगे एक इंडिविजुअल में, किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइड इफेक्ट्स डेवलप होंगे। क्या हो सकते हैं, जब ब्रेन को की स्टिमुलेशन जो है उनको इनहिबिट करेंगे तो डिप्रेशन हो सकता है, दैट इज वाई जो डिप्रेशन है दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। देन इंसोम्निया होगा, जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया। इंसोम्निया क्यों होता है, क्योंकि ये एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन को ब्रेन में इनहिबिट कर देते हैं। देन देयर कैन बी नाइटमेयर्स आ सकते हैं एक इंडिविजुअल को एक्सेसिवली। सो इन केस ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ये साइड इफेक्ट्स एक इंडिविजुअल को डेवलप हो सकते हैं। नाउ नर्सेस रोल क्या बनेगा, अब अगर पेशेंट को हमने एंटी एड्रेनर्जिक्स पे रखा, किसी भी कंडीशन के लिए हमने एंटी एड्रेनर्जिक्स पे रखा, तो वहां पे पेशेंट को पूछना है हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो हमें एंटी एड्रेनर्जिक जो है वो नहीं देने हैं। देन अब अगर यहाँ पे जो है दिस स्टिमुलेंट्स जो है, अब अगर हमें किसी कंडीशन के लिए, जैसे कोई एग्जाम वगैरह है, वहां पे हमें ब्रेन को एक्टिव रखना है, तो वहां पे एब्यूज भी हो सकता है इन ड्रग्स का, ठीक है। सो नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी इन केस ऑफ एड्रेनर्जिक्स, ये एब्यूज भी हो सकता है इनका, तो फॉर दैट पर्पज नर्सिंग को ये चीज अंडर कंसिडरेशन लेनी है, ठीक है। सो वहां पे जो है, जो पेशेंट ले रहा है, जो बच्चा ले रहा है, उसकी फैमिली को अवेयर करना है कि जो ये ड्रग्स वगैरह है, जिस मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामाइन, इनको एब्यूसिव प्रॉपर्टी भी है, सो यू हैव टू लुक आफ्टर योर चाइल्ड, ठीक है। देन कमिंग टू द आई, ठीक है, आई में क्या होता है, देखिए एज आई सेड कि जो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होती है वो माइड्रेसिस करती है ना। अगर माइड्रेसिस करवानी हो, माइड्रेसिस कब करवानी होती है, जब हमें आई एग्जामिनेशन करनी होती है, दैट इज द वनडस एग्जामिनेशन हमें करनी है, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन हमें करनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एड्रेनर्जिक्स का यूज करेंगे, सो दैट कि हमें एक ब्रॉडर फील्ड जो है वो विजुअलाइज होगा, ठीक। सो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इफेड्रीन का यूज करते हैं फॉर ओक्यूलर एग्जामिनेशन, और फिनाइलिफ्रीन का यूज करते हैं। फिनाइलिफ्रीन और इफेड्रीन को हम यूज करते हैं फॉर आई एग्जामिनेशन और फंडल एग्जामिनेशन। एंटी एड्रेनर्जिक्स क्या करेंगे, दे विल कॉज द मायोसिस, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिलस। प्यूपिलस हमें कंस्ट्रक्टेड कहाँ चाहिए, इन केस ऑफ दिस ग्लूकोमा में हम एंटी एड्रेनर्जिक्स का यूज करते हैं, जैसे टिमोलॉल हम यूज करते हैं, टिमोलॉल इन केस ऑफ द ग्लूकोमा, ठीक है। नाउ साइड इफेक्ट क्या हो सकता है अगर हम एंटी एड्रेनर्जिक्स करेंगे यूज फॉर मायोसिस, जो इसका मेन साइड इफेक्ट होता है दैट इज फ्लॉपी आइरिस। फ्लॉपी आइरिस, फ्लॉपी मीन्स फ्लैश्ड, ठीक है, फ्लैश्ड आइरिस डेवलप हो सकता है जब हम एंटी एड्रेनर्जिक्स का यूज करेंगे, ठीक। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक। देन जो ये होते हैं माइड्रेटिक्स, ठीक है, माइड्रेटिक्स हम यूज करते हैं इन केस ऑफ द आई एग्जामिनेशन। देन कमिंग टू द लंग्स, ठीक है,
लंग्स में फॉर ब्रोंकोडाइलेटरी पर्पस हम यूज करते हैं ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। अगर एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होगी तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी तो यूज कहाँ पे करेंगे, इन केस ऑफ सीओपीडी प्लस एजमा, ठीक। एंड फॉर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन तो हमें किसी कंडीशन में नहीं करनी होती है, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जो इनकी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं दे कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। सो सीओपीडी और एजमा वाले को ऐसे ड्रग्स जो है वो अवॉइड करने होते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है एमडीआई पे, ठीक है, दैट इज द मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर्स क्या करते हैं, दे कॉज द ब्रोंकोडाइलेशन। एड्रेनर्जिक ड्रग्स है तो दे कैन कॉज द प्यूपिलरी डायलेशन, ठीक है। तो प्यूपिलरी डायलेशन अगर ये करेंगे, अगर एमडीआई कभी गलती से जो है आई में चला गया तो क्या कर सकता है, इट कैन कॉज ब्लड विजन इससे हो सकता है। सो हमें पेशेंट को एडवाइस क्या करना है कि अगर आप एमडीआई यूज करते हैं तो यू हैव टू अवॉइड द आई एक्सपोजर, ठीक है। देन कॉमन एडवाइस क्या करनी है और पेशेंट को कि अगर आप एमडीआई का यूज करते हैं तो यू हैव टू अवॉइड कैफीन, ठीक है, कैफीन आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, क्योंकि एमडीआईज भी एक्ट करेंगे सॉल्बिटामोल वगैरह ब्रोको दीज एड्रेनर्जिक्स, और कैफीन भी जो है दैट विल आल्सो स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, ठीक। देन जो भी पेशेंट्स एमडीआई वगैरह पे होंगे उनको हमें पैल्पिटेशंस वगैरह के लिए ऑब्जर्व करना है, ठीक। देन कमिंग टू द हार्ट में क्या करते हैं, जो ब्रोंको जीज एड्रेनर्जिक्स होते हैं, एड्रेनर्जिक्स इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट को प्राइमरली बढ़ाते हैं और कंडक्शन को बढ़ाते हैं। सो हार्ट फेलियर में यूज करेंगे इन केस ऑफ द एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में अगर हमें यूज करना होगा तो डोपामाइन का यूज करते हैं, ठीक है, डोपामाइन का यूज करते हैं प्लस डोब्यूटामाइन का यूज करते हैं, ठीक। तो डोपामाइन और डोब्यूटामाइन हम कैसे देते हैं, कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू हम ये देते हैं, ना तो डायरेक्टली आईएम देते हैं ना आईवी बोलस देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन ये हमें देने होते हैं, ठीक। देन अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होगा, इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट हम क्या देते हैं, वी मेक यूज ऑफ एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। कितना देते हैं, किस कंसंट्रेशन में देते हैं, अब कार्डियक अरेस्ट में है ये हम एज आईवी यूज करते हैं तो 1:10,000 कंसंट्रेशन में हम यूज करते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। देन अगर ब्रेडिकार्डिया होगा इन केस ऑफ द चिल्ड्रन, ब्रेडिकार्डिया होगा चिल्ड्रन में तो हम एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन का यूज करते हैं, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया इन चिल्ड्रन। वहां पे भी जो कंसंट्रेशन है दैट विल आल्सो बी 1:10,000, ठीक। अगर किसी पेशेंट को कंडक्शन ब्लॉक और वी कैन से कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है तो इन केस ऑफ हार्ट ब्लॉक जो है वो हम क्या देते हैं, आइसोप्रेनलिन, जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर कंडक्शन ब्लॉक और हार्ट ब्लॉक दैट इज द आइसोप्रेनलिन, ठीक। सो इन केस ऑफ द हार्ट जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हम यूज करते हैं एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम यूज करते हैं डोपामाइन और डोब्यूटामाइन, जो हमें कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन देने हैं। कार्डियक अरेस्ट में एज आईवी यूज करते हैं 1:10,000। अगर ब्रेडिकार्डिया होगा इन केस ऑफ चिल्ड्रन तो वहां पे एड्रेनलिन देते हैं 1:10,000 कंसंट्रेशन में। कंडक्शन ब्लॉक होगा तो आइसोप्रेनलिन का हम यूज करते हैं। नाउ अब ये जो है ये ड्रग्स ये क्या करते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, और वी कैन से कि कंडक्शन और कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं। तो ये नेट इफेक्ट क्या होगा इनका, ये जो ब्लड प्रेशर है उसको रेज करेंगे। तो वी हैव टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर इन ए पेशेंट, हार्ट रेट इन ए पेशेंट और पल्स रेट इन ए पेशेंट, या हमें ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है ऐसे पेशेंट में। और ये जो डोपामाइन और डोब्यूटामाइन है ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमें एक सेपरेट लाइन से देने हैं, सेपरेट आईवी लाइन। अगर पेशेंट को कोई आईवी लाइन लगी है वहां से कोई ड्रग चल रहा है वहां से हमें डोपामाइन और डोब्यूटामाइन नहीं देने, इनके लिए हमें एक सेपरेट लाइन जो है वो सिक्योर करनी है। देन एंटी एड्रेनर्जिक्स क्या करेंगे, दे विल रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड कंडक्शन, ठीक है। तो अगर ये इन चीज़ों को रिड्यूस करेंगे तो इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम यूज करेंगे, ठीक है, और वी कैन से कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर। सो एक्यूट हार्ट फेलियर में एड्रेनर्जिक्स का यूज करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ द क्रॉनिक हार्ट फेलियर वी मेक यूज ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक्स, ठीक है। या किसी पेशेंट को एरिथमियाज होंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे, जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि अगर मोर्टिलिटी हमें इन कंडीशंस में रिड्यूस करनी हो तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे एंटी एड्रेनर्जिक्स और बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में एड्रेनर्जिक्स क्या करेंगे, एड्रेनर्जिक्स विल कॉज
अगर अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए तो देयर विल बी वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी वहां पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो अल्फा 1 जो है, अल्फा 1 एगोनिस्टस हम कहाँ पे यूज करेंगे, इन केस ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन अगर होगा किसी पेशेंट को तो अल्फा 1 एगोनिस्टस हम यूज करेंगे। नाउ अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन है, तो हमें क्या याद रखने हैं, ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगा, अगर किसी पेशेंट को पोस्चुरल हाइपोटेंशन है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन है, ठीक है, दैट मीन्स कि पेशेंट ने जो है अपनी पोजीशन चेंज की, वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में चला गया, बिकॉज ऑफ दैट जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो फॉल हुआ बाय 20 mmHg और डायस्टोलिक बाय 10 mmHg, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्चुरल हाइपोटेंशन, और वी कैन से दैट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर पोस्चुरल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, दैट इज द मिडोड्रीन। मिडोड्रीन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्चुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नाउ दूसरा टाइप ऑफ हाइपोटेंशन क्या डेवलप हो सकता है, दैट इज द सुपाइनल हाइपोटेंशन, सुपाइनल हाइपोटेंशन, ठीक है। सुपाइनल हाइपोटेंशन तब डेवलप होता है जब हम किसी इंडिविजुअल को सुपाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। तो सुपाइनल एनेस्थीसिया में स्पेशली जब हम हाई लेवल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, जैसे ये वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है, तो वर्टेब्रल कॉलम में ही हम L3 L4 की लेवल पे जो है एनेस्थीसिया इंसर्ट करते हैं। अब अगर हमने ऊपर इंसर्ट किया है ये एनेस्थेटिक एजेंट, तो देयर आर द चांसेस कि सुपाइनल हाइपोटेंशन पर, फॉर सुपाइनल हाइपोटेंशन जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है दैट इज इफेड्रीन, एफेड्रीन, एफेड्रीन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुपाइनल हाइपोटेंशन। अगर एफेड्रीन अवेलेबल नहीं होगा देन देयर विल बी फिनाइलिफ्रीन, फिनाइलिफ्रीन, ठीक है, फिनाइलिफ्रीन या एफेड्रीन। एफेड्रीन जो है पहली प्रायोरिटी पे जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्पाइनल हाइपोटेंशन, अगर नहीं है तो फिनाइलिफ्रीन। अगर अब किसी पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन है, सीवियर हाइपोटेंशन, देखिए सीवियर हाइपोटेंशन कहाँ पे होता है एक इंडिविजुअल को, अगर इंडिविजुअल शॉक में है, ठीक है, शॉक में है पेशेंट तो सीवियर हाइपोटेंशन होगा। अब शॉक जो है, शॉक दो तरह के का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स है शॉक के, बट यूजुअली जो है जिनमें हम एड्रेनर्जिक्स का यूज करते हैं दैट आर टू टाइप्स, ठीक है। वन इज द एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शन से होता है। अनदर इज द सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक। देखिए अगर किसी पेशेंट में एनाफाइलैक्टिक शॉक होगा तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस बनता है एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। और कहाँ से देते हैं, आईएम देते हैं। अब अगर आईएम देते हैं तो कंसंट्रेशन बनेगी 1:1000। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक इज एपिनेफ्रीन। एंड सेप्टिक शॉक में हम क्या यूज करते हैं, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, एज आईवी इन्फ्यूजन। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक क्या बनेगा, दैट इज नॉरएड्रेनालिन। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन होते हैं जिनमें हम ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं। पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा तो मिडोड्रिन देंगे पेशेंट को, ठीक है। सुपाइनल हाइपोटेंशन होगा तो एफेड्रिन देंगे, एफेड्रिन नहीं है तो फिनाइलिफ्रीन देंगे, ठीक है। सीवियर हाइपोटेंशन है, सीवियर हाइपोटेंशन कब होता है, जब एक इंडिविजुअल को शॉक होता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक में एपिनेफ्रिन देंगे IM 1:1000 कंसंट्रेशन में। और सेप्टिक शॉक में नॉरएड्रेनालिन बनेगा ड्रग ऑफ चॉइस एज IV इन्फ्यूजन। अब यहाँ पे एक क्लास ऑफ ड्रग बनता है, एक जो है टाइप बनता है रहता है ड्रग का, दैट इज द फिनाइलिफ्रीन, ठीक है, फिनाइलिफ्रीन और ऑक्सामेटाजोलिन, ऑक्सामेटाजोलिन, ऑक्सामेटाजोलिन या फिनाइलिफ्रीन एक इनमें होते हैं जो नेजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सामेटाजोलिन यहाँ पे याद रख सकते हो, कभी पूछ सकते हैं कि नेजल डिकंजेस्टेंस में क्या होता है। ये तो हुआ यहाँ पे एड्रेनर्जिक्स इन केस ऑफ द ब्लड वेसल्स। नाउ अब जो है एंटी एड्रेनर्जिक्स क्या करेंगे, तो ये अल्फा स्टिमुलेशन को जो है ब्लॉक करेंगे। अब अल्फा स्टिमुलेशन ब्लॉक हो गई तो देयर विल बी द वेजोडाइलेशन, देयर विल बी द वेजोडाइलेशन। एंटी एड्रेनर्जिक्स क्या करेंगे, ठीक, तो ये करेंगे वेजोडाइलेशन। ना अगर किसी पेशेंट को माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, अल्फा ब्लॉकर्स का, अल्फा 1 ब्लॉकर्स स्पेशली यूज करेंगे, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन हम यूज करते थे, ठीक है। एंड डॉक्साजोसिन, डॉक्साजोसिन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन विद BPH, ठीक है। नाउ अब अगर पेशेंट को जो है
क्या हो सकता है, अब अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन है तो वहाँ पे हम यूज़ का, हाइपरटेंशन है वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। प्लस जो फेंटोलामाइन आता है इसमें, फेंटोलामाइन इसका हमने पहले ही बताया कि ये ड्रग ऑफ चॉइस बनता है किसके लिए, अगर नेक्रोसिस हुई हो फॉर एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रावाइजेशन। और फेंटोलामाइन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोनिडीन इंड्यूस्ड क्लोनिडीन क्लोनिडीन विड्रॉल हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर बिकॉज ऑफ क्लोनिडीन जो है, क्लोनिडीन विड्रॉ किया, उसे हाइपरटेंशन हो गया, तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ दिस फेंटोलामाइन। और फेंटोलामाइन जो है ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर चीज रिएक्शन। चीज रिएक्शन कब होती है, चीज रिएक्शन होती है जब कोई इंडिविजुअल माउ इनहिबिटर्स पे होता है, उसको हम जो है क्या देते हैं, टायरामिन रिच फूड्स देते हैं। टायरामिन रिच फूड्स में आता है चीज। चीज में ऑल टाइप्स ऑफ चीजेस एक्सेप्ट कॉटेज चीज, ये आते हैं कॉटेज चीज, ये आते हैं टायरामिन रिच। ठीक है, टायरामिन रिच आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ चीजेस एक्सेप्ट कॉटेज चीज। प्लस जो रेड वाइन होता है, रेड वाइन, ठीक है, ये आते हैं टायरामिन रिच, ये कहते हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, जब इनसे मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट होगा तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होंगे। सो फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस बिकॉज ऑफ द चीज रिएक्शन और बिकॉज ऑफ द मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिशन, वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस बनता है दिस फेंटोलामाइन। सो फेंटोलामाइन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज रिएक्शन बिकॉज ऑफ द रेड वाइन और बिकॉज ऑफ द चीज, all types except the cottage cheese. Then there comes the bladder. Bladder में क्या करते हैं ये, bladder में जो अल्फा एगोनिस्ट्स होते हैं, अल्फा एगोनिस्ट्स हम यूज करते हैं फॉर ओवरएक्टिव ब्लैडर। ओवरएक्टिव ब्लैडर में जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है दैट इज अ मीरा बैकग्राउंड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन अगर अल्फा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करना होगा तो वहां पे हम रिलैक्स करना है हमें प्रोस्टेट को। ठीक है, बीपीएच में रिलैक्सेशन हमें डेवलप करनी है तो वहां पे हम टेम्सुलिन का यूज करते हैं, दैट इज द टेम्सुलोसिन। ठीक है, टेम्सुलोसिन एंड सिलोडोसिन, सिलोडोसिन, टेम्सुलोसिन और सिलोडोसिन क्या करते हैं, एक्ट एज अल्फा ब्लॉकर्स। देन प्रोस्टेट में कंट्रैक्शन करवाते हैं, तेज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, वहां पे उनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक, सो दिस वाज अबाउट दिस एड्रेनर्जिक एगोनिस्टस एंड एंटी एड्रेनर्जिक एगोनिस्टस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमें अंडर कंसिडरेशन लेने हैं, वो हमें जहन में रखने हैं। ठीक है, प्लस जो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर एक क्लास का इंपॉर्टेंट ड्रग जो हमने हाईलाइट किया है वो हमें जहन में रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द ड्रग्स जो एक्ट करते हैं ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स।